वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो जैसे कि आपने देखा है तो शुरू किया जा रहा है आपका पाठ्यक्रम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी पर, जो पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू किया जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है और कैसे कैसे लाइफ प्रोसेस में इसका क्या क्या इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर का नाम ही पढ़ा जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब हो गया जैवों में जो प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहले इसी यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि सजीव क्या है, सजीव क्या है या जीवन क्या है। तो किसी में होने वाली जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को ही के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इनमें जीवन है, अर्थात यह सजीव है। तो जैविक प्रक्रियाएं, अब बात यहीं से उठती है कि जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जीवों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं ही क्या है, जैविक प्रक्रियाएं हैं। तो जीवों में हम लोग कौन कौन सी प्रक्रियाएं देखते हैं, भोजन ग्रहण करना यानी कि पोषण हो गया। अब भोजन को फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, फिर तोड़ करके वो कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जब वो कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वो ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। फिर उस ग्लूकोज को और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो जिसको कहते हैं श्वसन। यानी कि कोशिका में ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है, श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया किस में होती है, जीवों में होती है। उसके बाद में फिर क्या हो गया, गमन। गमन जो होता है वो जीवों में होता है और निर्जीवों में भी होता है। पर फर्क कितना होता है कि जीवों में गमन स्वयं होता है, जीव जो है खुद चल करके जाते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो खुद तो चल के जाते नहीं है, वो किसी न किसी सजीव के द्वारा ले जाए जाते हैं। जैसे कि बाइक हो गई, तो बाइक को क्या किया जाता है, ले जाया जाता है किसी न किसी जीवों के द्वारा, या अन्य कोई वाहन हो गए या कुछ भी हो गया। वहीं पर पेड़ पौधे क्या हैं, उनमें गमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सजीव हैं। तो केवल और केवल हम गमन के आधार पर भी नहीं कह सकते कि ये सजीव है या नहीं है। उसके बाद में क्या आता है, उत्सर्जन। जो हमने खाया भोजन, उसको तोड़ करके अवशोषित किया, अवशोषित करके कोशिकाओं तक पहुंचा। फिर उसके बाद में श्वसन की प्रक्रिया हुई। लास्ट में क्या होता है कि कुछ बचे हुए पार्ट रह जाते हैं जिनका पाचन नहीं होता है, या जो है कोशिकाओं के द्वारा एक ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, हानिकारक होता है। तो उसको क्या किया जाता है, शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो केवल और केवल जीवों में पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है कि संवेदनशीलता किसे कहते हैं कि कांटा चुभ जाना, सुई चुभ जाना, या ठंडा लगना, गर्म लगना, तो इसे क्या कहते हैं, संवेदन कहते हैं, संवेदनाएं कहते हैं, उत्तेजनाएं कहते हैं। और इनके प्रति जो हमारा शरीर होता है वो क्या कर लेता है, इन सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। दूसरा क्या होता है, परिसंचरण। अब जैसे परिसंचरण में क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग डीपली जानते हैं। हमने जो कुछ भी खाया था पोषण के रूप में, वो क्या होता है, हमारे हर एक कोशिकाओं तक जिस माध्यम से पहुंचता है, या जो पहुंचने की प्रक्रिया है, उसे परिसंचरण कहते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ भी खाया पोषण के रूप में, पानी तक पिया, या जो है ग्लूकोज ही लिया, या दवाइयाँ ली, या हमारे कभी कभी इंजेक्शन भी लगता है, तो वो ब्लड के थ्रू हो करके, यानी कि रुधिर के द्वारा हो करके हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है, जो कि प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिसंचरण कहलाती है। वहीं पेड़ पौधों में भी क्या होता है कि जो भोजन पत्तियों में बनता है वो जड़ों तक जाता है, और जो जड़ में पानी लिया जाता है वो पत्तियों तक पहुंचता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है, जो कि एक परिसंचरण का ही रूप है। वहीं पर क्या होता है, अनुकूलन क्षमता। तो अनुकूलन क्षमता क्या है, अनुकूलन क्षमता ये होती है कि वातावरण के अनुसार खुद जब जीव होते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, यूँ कह लें कि वातावरण के अनुसार जीव अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो वातावरण के अनुसार खुद को उसके अनुसार बदल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुकूलन क्षमता कहते हैं। जैसे कुछ जीव क्या होते हैं, ठंडियों में जा कर के छुप जाते हैं कहीं बिल में, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन क्षमता भी कई प्रकार से होती है, जैसे कि शीत हो गई,
शीत निष्क्रियता, और एक होती है ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो ठंडियों में जो है छुप जाते हैं, और ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या होता है, कुछ जीव होते हैं वो गर्मियों में जा कर के छुप जाते हैं, उनकी जो जीवन प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि वो इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो सभी हो गई, पोषण, श्वसन, गमन, उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता, परिसंचरण, अनुकूलन, ये सभी की सभी क्या हैं, जैविक प्रक्रियाएं हैं। कौन सी प्रक्रियाएं हैं? जैविक प्रक्रियाएं हैं। अब बात करते हैं जैविक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जैविक प्रक्रियाओं को ही कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जैविक प्रक्रियाएं में 2 प्रक्रियाएं आती हैं, एक तो होती है अपचयी क्रियाएं, दूसरी होती है उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाओं को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक यानी कि अपचयी का मतलब उसको तोड़ देना, कैटाबॉलिक छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना। तो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं अपचयी क्रियाएं, यानी कि कैटाबॉलिक प्रक्रियाएं। तो जैसे कि हमने पाचन में देखा था कि जो भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके सबसे छोटी इकाई ली जाती है ग्लूकोज, तो वो किस में चली गई? पाचन की प्रक्रिया हो गई। तो ये किस में आ गई? कैटाबॉलिक में, यानी कि अपचयी में। वहीं क्या होता है, ग्लूकोज जाता है कोशिकाओं में, और जब कोशिकाओं में जाता है तो कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बना दी जाती है, तो अब वो भी टूट गया, तो वो भी किस में जाएगा? अपचयी में, यानी कि कैटाबॉलिक में। फिर उसके बाद में कौन सी आती है? उपचयी प्रक्रियाएं। तो उपचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं? एनाबॉलिक होती हैं। ये क्या करती हैं? छोटे छोटे अणुओं को जटिल अणुओं में बदल देती हैं। छोटे छोटे अणुओं को किस में बदल देती हैं? जटिल अणुओं में बदल देती हैं। अब जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में ही क्या होता है कि जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सूर्य की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेते हैं? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वहीं पर अवशोषण में क्या होता है? जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं फिर छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है, और फिर वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करके अपने अनुसार जटिल अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण भी होता है, प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो अवशोषण के बाद की होती है, जो ये छोटे छोटे अणुओं से जटिल अणुओं में बनती है। तो जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक प्रकार से स्वंगीकरण कहते हैं, जो कि किस में आती है? उपचयी क्रियाएं में आती है। यानी कि इससे क्या होता है? छोटे अणुओं से बड़े अणु बनते हैं। उसके बाद में जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, फिर जैविक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब बात करते हैं कि सजीव और निर्जीव आखिर क्या है, सजीव और निर्जीव क्या है। तो ये जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इन्हीं के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये सजीव है और या जो है निर्जीव है। किसी एक जैविक प्रक्रिया से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सजीव है। सारी जैविक प्रक्रियाओं के समूह को सम्मिश्रित रूप से ही हम ये कह सकते हैं कि ये सजीव है। तो सजीवों में पोषण होता है, निर्जीवों में नहीं होता है, ठीक है। सजीवों में श्वसन प्रक्रिया होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। और जो शरीर में बने हुए विषैले पदार्थ होते हैं उनको सजीवों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है बाहर, और सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो निर्जीवों में नहीं होती है। इनमें जैसे कि हमने पहले ही बताया स्वतःगमन होता है, इनमें स्वतःगमन नहीं होता है। और इनमें उत्तेजनशील पदार्थों के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। इनमें संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। ये वातावरण के अनुसार खुद को क्या कर लेते हैं? अनुकूलित करने की क्षमता इनमें होती है, और ये खुद को अनुकूलन क्षमता नहीं होती है। और इनमें जो है अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता अर्थात प्रजनन प्रक्रिया होती है, और इनमें जो है जैसी संरचना का निर्माण करने की यानी कि प्रजनन प्रक्रिया की क्षमता नहीं होती है। तो ये अंतर हो गए सजीव और निर्जीव में। जो कि सजीव और निर्जीव का अंतर है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें कि सजीव और निर्जीव में आखिर अंतर क्या है। और इसको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि जैविक प्रक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं। वो आपने याद कर ली, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जो जैविक प्रक्रियाएँ हैं वो सजीव में होती हैं, निर्जीव में
नहीं होती हैं। ठीक, अब उसके बाद में क्या बात करते हैं, जैसे पहले ही हमने सजीव प्रक्रियाओं में जो जैव प्रक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहला ही टॉपिक देखा था पोषण, न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या होता है, जीवों के द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, वे तत्व जो जीव के निर्माण में सहायक है पोषक तत्व कहलाते हैं। जीव के निर्माण में क्या है, सहायक है, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब पोषक तत्व में कौन कौन सा आता है, जल है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और खनिज लवण है। ये सभी क्या है, पोषक तत्व हैं और हम लोग इनको ग्रहण भी करते हैं। अब जैसे जल तो वैसे भी लेते हैं, वसा भी तेल के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चावल के रूप में लेते हैं, रोटी के रूप में लेते हैं, प्रोटीन जो है दाल और दूध के रूप में लेते हैं, चने के रूप में लेते हैं। उसके बाद में बात किसकी करते हैं, खनिज लवण। तो खनिज लवण को हम लोग किस रूप में लेते हैं, जैसे कि जो हमारे हो गए प्रोटीन्स वगैरह ही जो होते हैं उनमें हमारे लवणस मिल जाते हैं। ठीक है, या जो हम हरी साग सब्जियां खाते हैं उनमें भी हमें, जैसे पालक में आयरन होता है तो आयरन क्या है, Fe क्या है, एक खनिज लवण ही है। तो ये सभी हम क्या है, भोजन के पोषण के रूप में लेते हैं। तो ये क्या है, पोषक तत्व हो गए। अब बात किसकी करते हैं कि पोषण कितने प्रकार से होता है, यानी कि पोषक तत्व की तो हमने बात कर ली, पोषण समझ लिया किसे कहते हैं, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के होता है, पोषण जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा कौन सा होता है, विषम पोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि इसमें भोजन का निर्माण खुद होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। विषम पोषण में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो स्वपोषित पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो स्वपोषण करते हैं पौधे, उनसे जो भोजन बनता है उन्हीं को जो है ये ग्रहण करते हैं। अब स्वपोषण में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तुम लोग तो एक ही टाइप का जानते होगे, वैसे हम सभी लोग एक ही प्रकार का ही जानते हैं, प्रकाश संश्लेषी। लेकिन 2 होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी और एक होता है रसायन संश्लेषी। एक कौन सा होता है, प्रकाश संश्लेषी, और एक कौन सा होता है, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, रसायन संश्लेषी इसमें जो होते हैं कुछ जीवाणु आते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो वो अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे सल्फर हो गया, इससे जो है क्या करते हैं, इनको तोड़ करके इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके फिर भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो रसायन संश्लेषी हो गए। विषम पोषण में कौन कौन से आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपरजीवी, परजीवी, अपमार्जक। शाकाहारी सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जो केवल हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर हों वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जो केवल और केवल किस पे निर्भर हों, हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर हों, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। उसके बाद में क्या आता है, मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं, जो मांस मछलियों पे मांसाहारी होते हैं, जो मतलब अन्य जीवों पर निर्भर हों, जैसे चीता और बाघ हो गया। अब बात आती है मृतोपरजीवी क्या होते हैं। ये वो होते हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं या ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जो सड़े गले मतलब मरे हुए जीवों को जो पोषण बनाते हैं। तो मृतोपरजीवी में जैसे शैवाल हो गया, और खास करके एक आता है मशरूम, जो कि सभी लोग खाते भी हैं। तो मशरूम जो है ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ पर पेड़ पौधे टूट करके सड़ जाते हैं। पेड़ पौधे टूट करके क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वहाँ पे पेड़ पौधे वो तो मर गए, तो उनके ऊपर वो जो है उनसे वो अपना जीवन लेकर के उगता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मृतोपरजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होता है, जो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि खटमल हो गया, जू हो गया, ये दूसरे जीवों से क्या करते हैं, लेते हैं। बैक्टीरिया हो गए, विषाणु हो गए, जो कि शरीर के अंदर प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं और शरीर में जा करके हमारी शरीर से पोषण प्रदान करते हैं। अपमार्जक कौन कौन से होते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं। जैसे अपमार्जक जो है एक तरीके से मृतोपरजीवी में ही आएंगे। जैसे कोई जीव मर गया, अब उसको सड़ा गला के ख़त्म करना है, तो वो क्या आएंगे, अपमार्जक में आएंगे। इसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो जैसे फल जैसे धीरे धीरे देखा पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, धीरे धीरे वो सड़ गया, तो वो सड़ गया तो उसमें बैक्टीरिया लग गए, तो बैक्टीरिया लग गए तो उसका अपघटन हो गया। अपघटन हुआ तो वो जो उसमें बैक्टीरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपमार्जक कहलाएंगे।
अब उसके बाद में आता है पोषण। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है सबको? तो ऊर्जा के लिए होती है, शरीर वृद्धि के लिए होती है। भाई ऊर्जा सभी को चाहिए तो पोषण लेना पड़ेगा। शरीर वृद्धि है तो उसके लिए भी, शरीर में वृद्धि करनी है तो उसके लिए भी पोषण की ज़रूरत होगी। अब अगर पोषण नहीं लोगे, है ना, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो फिर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होगी। तो रोगों से लड़ने के लिए भी क्या होता है? पोषण की आवश्यकता होती है। अब अगर कहीं चोट लग गई तो चोट लग गई, अब बहुत ज़्यादा जो घायल व्यक्ति हैं उसको देखो मल्टीविटामिन्स की गोलियां दी जाती हैं, है ना, मल्टी प्रोटीन्स दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? इसलिए पोषण के रूप में दिया जाता है ताकि वो जो है उसके टूटे फूटे जो ऊतक हैं जल्दी से क्या हो जाए? सही हो जाए। तो शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। तो ये पोषण की आवश्यकताएं हो गई। अब बात करते हैं कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषी द्वारा भोजन जो बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तत्वों को ग्रहण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया स्वपोषण में आती है। अब स्वपोषी जीव में क्या होता है? सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन इनमें कुछ जीवाणु भी आते हैं जो रसायन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जो अभी हमने पहले बताया था रसायन संश्लेषण में। किसमें बताया था? रसायन संश्लेषण में। तो ये तुम्हारे इसमें आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में बात किसकी की जाती है? प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की जो है बात अगले चैप्टर में, अगले यानी कि कल की जाएगी। अगले चैप्टर क्या, इसी चैप्टर में कल की जाएगी। तो इसके लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल आइए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानिए। अब तक के लिए धन्यवाद।